अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जो है तो खौफनाक लेकिन सिर्फ मजाक पर ख़त्म हो जाएगी। मैं और हमज़ा ज़िला एबटाबाद के रूपड़ नामी इलाके के एक मदरसे के तालिब इल्म थे। हमारे लिए यह इलाका बिल्कुल नया था। मीरपुर से सिर्फ मैं और हमज़ा ही यहाँ अजनबी थे, बाकी तमाम तलबा मुकामी थे। कारी साहब ने मदरसे के एक गोशे में हमें एक कमरे की जगह दे दी थी। ये पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों पर ऊंचे नीचे और घने घने दरख्त थे। करीब ही एक घना जंगल भी था। हमने सुन रखा था कि यहाँ रातों को अक्सर रीछ और बब्बर शेर जंगल से निकलकर आबादी का रुख करते हैं, इसलिए मैं और हमज़ा बाहर नहीं निकलते थे, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन रात 11 बजे का वक्त था। मैं और हमज़ा कमरे में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। दो आदमखोरों की इलाकाई कब्रिस्तान में एक कब्र खोदने की कोशिश, ये वो खबर का इन्वान था जो हम पढ़ रहे थे। हमज़ा ने सुर्खी पढ़कर अखबार में से नज़रें हटाकर हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अचानक हमें एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी टीन की चादर पर किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। ये कैसी आवाज़ थी? हमज़ा ने सहमते हुए मुझसे पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। कोई रीछ या बब्बर शेर वगैरह तो नहीं आ टपका? कहीं ये आदमखोर तो नहीं आ गए? आदमखोर? डर के मारे हमज़ा की ज़ुबान लड़खड़ा गई और ज़ोर ज़ोर से वर्द शुरू कर दिया। जल तू जलाल तू, साहिब कमाल तू, आई बला को टाल तू। कोई नहीं है, डरो मत, मैंने हमज़ा की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बिल्ली होगी जिसने बावर्ची खाने की छत पर छलांग लगाई होगी। छत लोहे की चादर की है। अंदर ही अंदर मैं खुद भी बहुत खौफज़दा था, क्योंकि हम यहाँ अजनबी थे। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। हमारी नज़रें इस खिड़की की जानिब टिकी हुई थी जिस तरफ से हमें यह आवाज़ सुनाई दी थी। अब तो हमें वहाँ से एक और आवाज़ भी आने लगी, जैसे कोई जानवर कोई सख्त चीज़ चबा रहा हो। ये आवाज़ तो हड्डी चबाने जैसी है। मैंने हमज़ा की तरफ देखते हुए इससे कहा, कहीं सचमुच में तो आदमखोर नहीं आ गए? आदमखोर? हमज़ा फिर हकलाया और शुरू हो गया। जल तू जलाल तू, साहिब कमाल तू, आई बला को टाल तू। चलो बाहर चल कर देखते हैं। मैं ये कहकर हाल के दूसरे कोने की तरफ लग पड़ा, जहाँ एक मजबूत लकड़ी का मोटा सा डंडा दीवार के साथ रखा हुआ था। वो उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं अहमद, हमज़ा ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर, हमने हौसला करके दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी दरवाजे पे पहुंचने ही वाले थे कि एक बार फिर वो ज़ोर आवाज़ सुनाई दी। इस बार इस आवाज़ के साथ किसी मर्द की एक बारोब और भारी आवाज़ भी उभरी। हम ठटक कर रह गए, हमारे कदम सुस्त पड़ गए। हमज़ा मेरा और मैं उसका मुंह तकने लगा। आज तो बुरे फंसे हैं, मैंने कहा, और फिर मैं ऊपर देखते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाया, या अल्लाह, अब क्या करें। हमज़ा की ज़ुबान पे वही वेद अब तक जारी था, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे हमज़ा, एक बार फिर वो मर्दाना भारी भरकम आवाज़ उभरी। इस दफ़ा तो इसने हमज़ा का नाम ही ले लिया। ये सुनकर तो हम दहल गए। उसने मेरा नाम पुकारा है। हमज़ा डर के मारे मुझसे चिपकते हुए कहा, अहमद, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमज़ा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो ज़ोर ज़ोर से जल तू जलाल तू का विद भी किए जा रहा था। मैं अभी मुंह ही मुंह में दुआएं पढ़ रहा था। हम दोनों हैरत ज़दा हो गए। मैं परेशानी से सर खुजा रहा था। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं हमज़ा से मुखातिब हुआ। हमज़ा, कारी साहब ऊपर छत पर सोते हैं, कहीं ये आवाज़ उनकी तो नहीं है? हाँ, हो सकता है शायद, हमज़ा ने लरसती हुई आवाज़ में जवाब दिया।
خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ یہ خیال آتے ہی جب ہمارا کچھ حوصلہ بڑھا تو ہم پھر دروازے کی طرف لپکے۔ ابھی ہم اس کشمکش میں تھے کہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں تو آواز پھر سے ابھری، احمد باہر آؤ، ذرا بکرے کو تو دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ یہ سن کر میری تو جان ہی جان میں آ گئی۔ یہ قاری صاحب ہی تھے جو کب سے اوپر سے آوازیں لگا رہے تھے۔ میرا تو خوف جاتا رہا مگر حمزہ اب تک خوف زدہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ آدم خور ہی ہے، یہ ہمیں پھنسانے کے لیے ایسی چال چل رہا ہے۔ حمزہ کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ میں نے دروازہ کھولا، ہم باہر آ گئے۔ جس طرف سے آواز آئی تھی ہم اس طرف چل دیے، میں آگے آگے اور حمزہ پیچھے پیچھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم خود اپنے ہی اوپر خوب ہنسنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بکرا جو آج کسی نے مدرسے کے لیے قاری صاحب کو وقف کر دیا تھا، ایک لوہے کی چادر سے بنے ہوئے ریڑے سے بندھا ہوا تھا۔ جب بکرا کچھ کھانے کی نیت سے باورچی خانے کی طرف بڑھتا تو اس سے بندھا ہوا وہ ریڑا گرنے اور گھسٹنے کی وجہ سے آوازیں پیدا ہوتی تھی، اور ہمیں جو ہڈی چبانے کی آواز آ رہی تھی آج صبح والی سوکھی روٹیوں کے چبانے کی آواز تھی، جو بکرے میاں بڑے سکون کے ساتھ چبا چبا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سچ ہے، ڈر کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ویسے یہ میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کچھ لفظ ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔